अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब कि पाकिस्तान का जो कोर्ट सिस्टम है, मुकम्मल कोर्ट सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये आपके पूरे 5 क्वेश्चन क्लियर करने वाली है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये जो जुडिशल सिस्टम हमारे पास है ना, ये आज का नहीं है। इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी सदियां पुरानी है, तकरीबन 1 मिलीनियम पुराना। 1 मिलीनियम क्या होता है? 1000 साल पुराना या इससे भी पुराना हो सकता है। ये जो आज हमारे पास सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा एराज से निकला है, काफ़ी ज़्यादा पीरियड्स को क्रॉस किया है, उसके बाद हमें ये जाके मिला है। जैसे कि सबसे पहले हिंदू पीरियड से निकला, उसके बाद मुस्लिम पीरियड को इसने क्रॉस किया, फिर मुगल एम्पायर का पीरियड था, फिर कलोनियलिज्म, ब्रिटिश कलोनियलिज्म का, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हुई, दोनों आज़ाद मुल्क बने, तब जाके ये हमारे पास आया। तो ये कहना सही नहीं होगा कि ये जो जुडिशियल सिस्टम है ये हिंदू सिस्टम है, या ये ब्रिटिश सिस्टम है, या ये मुकम्मल मुस्लिम सिस्टम है, बल्कि नहीं, ये सबका मिक्सअप सिस्टम है। इसकी अगर मजीद बात करें तो ये सिर्फ मुसलमानों या हिंदुओं से इंस्पायर नहीं हुआ, बल्कि इसमें कल्चर्स मौजूद हैं, इसमें कस्टम्स मौजूद हैं, इसमें नॉर्म्स मौजूद हैं जो कि पुराने वक्तों में यूज होती थी। मतलब कि वैलिड कस्टम, सिर्फ वो कस्टम्स जो बाद में लॉ बनी। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम कोर्ट सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो कोर्ट सिस्टम मौजूद है उसमें 2 तरह की कोर्ट्स पाई जाती हैं, एक हायर कोर्ट्स और दूसरी लोअर कोर्ट्स। हायर कोर्ट्स में 3 तरह की कोर्ट्स आती हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, जो कि एपेक्स कोर्ट भी है, फिर फेडरल शरीयत कोर्ट, और उसके साथ ही साथ 5 हाई कोर्ट्स भी आती हैं। और जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें तरह तरह की जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, जैसे सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, एटीसी, इस तरह की जो तमाम कोर्ट्स हैं वो सारी लोअर कोर्ट्स हैं। तो गाइज ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि सबसे बड़ा कोर्ट होता है, एपेक्स कोर्ट होता है, सबसे सुपीरियर कोर्ट होता है, और ये एपलेट कोर्ट भी होता है। मतलब कि ये अपील सुन सकता है, अपील ले सकता है, किसी किस्म की भी अपील। और उसके बाद ये जो फाइनल आर्बिटर ऑफ लॉ होता है, मतलब कि आखिरी फैसला जो होता है वो एपेक्स कोर्ट का होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का। इसके जो डिसीजंस होते हैं वो तमाम लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होते हैं। मतलब अगर इसने कोई डिसीजन दे दिया, उसके बाद वो डिसीजन कोई लोअर कोर्ट चेंज नहीं कर सकता, बल्कि इसके पास अपनी पावर है कि ये खुद उस डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है, लेकिन कोई और नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा 1956 में एस्टैब्लिश हुई। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये कराची में सिट हुई। मतलब कि इसका जो हाउस बना वो कराची में बना, लेकिन बाद में वो शिफ्ट होकर लाहौर में चला गया और हाई कोर्ट की बिल्डिंग में स्टे हुआ। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसकी जो बिल्डिंग थी, फिर वो इस्लामाबाद, जो कि कैपिटल बन गया पाकिस्तान का, उसमें शिफ्ट कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की अगर बात करें तो उसमें चैप्टर 2 मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट को डिटेल में बताता है, जिसमें इसकी प्रोविजंस बताई गई हैं। इसके तमाम आर्टिकल्स 176 से लेकर 191 तक मुकम्मल डिटेल बताई गई। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसमें 17 जजेस होते हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस और 16 परमानेंट जज होते हैं, जिसमें 1/4 जो सीट्स होती हैं वो औरतों के लिए, विमेन के लिए रिजर्व्ड होती हैं, और कुछ होती हैं एडी हॉक जजेस के लिए। मतलब कि किसी एक केस के लिए उन्हें स्पेशल नॉमिनेट किया जाता है कि ये केस आपका है और आपने ही हैंडल करना है। तो इस तरह की जो सीट्स होती हैं वो भी कुछ जजेस को दी जाती हैं। तो ये इसका मुकम्मल स्ट्रक्चर है। टोटल 17 जजेस होते हैं इसमें। इसके जजेस की अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें जो टोटल 17 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस और बाकी जजेस, वो सब अपॉइंट होते हैं आर्टिकल 175A के मुताबिक। प्रेसिडेंट जो है वो इन्हें इलेक्ट करता है। ओथ ऑफ ऑफिस, यानी कि इनकी जो ओथ होती है उसकी बात की जाए तो जो चीफ जस्टिस है वो प्रेसिडेंट के सामने अपनी ओथ लेता है, और जो बाकी तमाम जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के सामने अपनी ओथ लेते हैं। रिटायरिंग एज की बात की जाए तो हर जो जज है वो 65 ईयर्स की एज में रिटायर होता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसका कुछ दुरानियां बढ़ा भी सकता है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आती हैं इसकी पावर्स और इसके फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें यह होता है कि अगर दोनों गवर्नमेंट्स, जो कि पाकिस्तान में 2 तरह की गवर्नमेंट्स है, एक फेडरल गवर्नमेंट और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन दोनों
दोनों में अगर किसी तरह की भी डिस्प्यूट पैदा हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट वाहिद एक कोर्ट है जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देती है, एक फैसला देती है, वो भी किसी और कोर्ट की गैर मौजूदगी में। मतलब कि इसे ज़रूरत नहीं किसी और कोर्ट्स के मातहत होकर काम करे या उनसे कुछ पूछ के काम करे, ये इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। दूसरे नंबर पे आता है एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका केस कोई सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में था और आपको जो डिसीजन दिया गया उसे आप सेटिस्फाई नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उस जो केस का जो डिसीजन दिया गया, जो प्रेसिडेंट मिला, उसको ये चैलेंज कर सकती है, उसके खिलाफ ये अपील सुन सकती है। तीसरे नंबर पे इसके पास जो पावर आती है वो है ट्रांसफर ऑफ केसेस। मतलब कि ये एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर केस कर सकती है, इतनी इसके पास पावर है। मतलब कि फर्ज करें कि एक सिटीजन है लाहौर का, लेकिन उसका जो ट्रायल है वो कराची में चल रहा है, लेकिन इसके पास इतनी पावर है कि जो उसका फैसला है ये अपनी पावर से चेंज कर सकती है और उसे लाहौर भेज सकती है कि आपका फैसला यहाँ पे होगा। अगली पावर आती है रिवीजन पावर। मतलब कि कोई भी अगर फैसला हो गया, कोई जजमेंट आ गई, कोई डिसीजन बन गया, तो उसे ये रिव्यू कर सकती है, उसे दोबारा से चेक कर सकती है। अगली इसके पास पावर आती है बाइंडिंग पावर। मतलब कि इसके जो तमाम डिसीजंस होंगे वो लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होंगे। अगली पावर आती है इसके पास फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। मतलब कि किसी तरह का भी वो कोई फंडामेंटल राइट है तो सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि वाहिद ये कोर्ट है जो कि फंडामेंटल राइट्स को डील करती है। अगली पावर आती है इंटरप्रेट करती है ये कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब कि उनको डायरेक्शन देती है, मीनिंग देती है कि ये जो क्लॉज लिखी हुई है उसका ये मतलब हो सकता है या ये मतलब हो सकता है। लेजिस्लेशन को भी ये मतलब देती है और कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस को भी मतलब देती है। अगली पावर आती है कि ये गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स के हैं, उनकी लिबर्टीज हैं, और उनको प्रोटेक्ट कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है। उसके बाद अगली पावर आती है सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कि इसके पास सो मोटो एक्शन लेने की भी पावर होती है। सो मोटो क्या होता है कि अगर कोई केस खत्म हो गया, कोई केस बंद हो गया है और कोई अपील नहीं कर रहा, तो कोर्ट अपनी मर्जी से, अपनी डिस्क्रिशन से उस केस को दोबारा सुन सकती है, उसकी अपील दोबारा अपनी तरफ से ले सकती है। अगली कोर्ट हमारे पास आती है फेडरल शरीयत कोर्ट, जो कि 26 मई 1980 में इस्टेब्लिश हुई और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इस्टेब्लिश हुई। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं मौजूद था कि कोई फेडरल शरीयत कोर्ट भी होगी, लेकिन बाद में 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें चैप्टर 3A और पार्ट 7 में इसे सेपरेट से ऐड किया गया, एक अलग से एक चैप्टर बना दिया गया जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे दी गई। फेडरल शरीयत कोर्ट इस्लामिक प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करती है और रिव्यू करती है हर कानून को कि ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम है या नहीं है। और इस कोर्ट के मुताबिक जो तमाम पावर्स हैं, जो सॉवरेनिटी है वो अल्लाह की है। हर जो चीज़ है वो बिलोंग करती है अल्लाह से। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 3A है उसमें इसे मुकम्मल पावर दी गई है कि ये हर कानून, कोई भी कानून हो, उसे रिव्यू कर सकती है। अगर वो इस्लामिक इंजेक्शंस के ख़िलाफ़ है, उसमें थोड़ी बहुत ऐसी बात है कि जो इस्लाम में नहीं है, तो ये उसे रिजेक्ट भी कर सकती है, उसे अमेंड भी कर सकती है। इसके रेलिवेंट प्रोविजंस की अगर बात करें तो आर्टिकल 203A, B, C, D, D, E, F, G और G ये तमाम डील करते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट से। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 8 जजेस से ज़्यादा जजेस नहीं होती, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल होता है, और ये इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट से, जो कि पिछले हमने सुप्रीम कोर्ट में भी बात की थी 175A आर्टिकल के तहत। दूसरे नंबर पे आती है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। इसमें जो क्वालिफिकेशन जजेस की होगी वो चार से ज़्यादा, इसमें सबसे पहले तो बात ये 4 से ज़्यादा जजेस नहीं होंगे फेडरल शरीयत कोर्ट में, और जो जजेस होंगे वो क्वालिफाइड होने चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने के। तीसरे नंबर पे आते हैं उलेमा। जो उलेमा इसमें होंगे उनका कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो इस्लामिक लॉ में रिसर्च वगैरह करने को बड़ा अच्छा जानते हो। उसके बाद बात करते हैं इसके टेन्योर के बारे में। जो चीफ जस्टिस है और जो बाकी के जजेस हैं, इनका मुकम्मल जो टेन्योर है वो 3 साल का होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्सटेंशन ऑफ देयर टेन्योर। इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हो सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। अगला पॉइंट आता है रेजिग्नेशन। अगर ये रिजाइन करना चाहते हैं, या वो चीफ जस्टिस हो या वो दूसरा जज हो या उलेमा
मुकदमा हो वो सब अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखेंगे, डेजिग्नेशन वगैरह जो भी लिखना है, और वो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट खुद देंगे। अगला पॉइंट आता है सैलरी और फैसिलिटीज। जो कि चीफ जस्टिस होगा फेडरल शरीयत कोर्ट का, उसे तमाम फैसिलिटीज और सैलरी वही मिलेगी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलती है, और जो बाकी जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनके मुताबिक तमाम जो जजेस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के, उन दोनों को एक जैसी मिलेगी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी पावर्स और फंक्शन। सबसे पहले इसकी जो पावर है वो सो मोटा है। मतलब कि सो मोटा का मतलब तो आपको पता है कि जो एक्शन होता है वो कोर्ट अपनी तरफ से ले, खुद अपील दर्ज करे और खुद ही उस पर एक्शन भी ले। जब भी कोई कुरान या सुन्ना के खिलाफ कोई भी बात होती है, कोई भी लॉ पास होता है, तो ये सो मोटो एक्शन ले सकता है। दूसरी पावर है एग्जामिनेशन ऑफ एनी लॉ। कोई भी लॉ बना है, अगर वो ये चाहे फेडरल शरीयत कोर्ट, तो उसे एग्जामिन कर सकती है। अगली पावर आती है रिव्यू ऑफ लॉज। ये कोई भी लॉ बना है, जैसे कि हमने पहले भी बात की, ये भी वैसे ही है कि कोई भी लॉ बना है तो ये उसे रिव्यू कर सकती है, उसकी मुकम्मल जांच कर सकती है कि ये इस्लामिक इंजेक्शंस के खिलाफ तो नहीं है। अगर है तो ये एक डिसीजन देगी, और जो प्रेसिडेंट है वो इस पे एक्शन लेगा और उस कानून को अमेंड करेगा। अगली पावर आती है रिवीजन ऑफ डिसीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो कोई भी अगर फैसला करती हैं तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि जो बंदे का फैसला हुआ है, चाहे उसे अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसकी भी बेल करवा सकती है और उसकी जो सज़ा है उसे भी सस्पेंड करवा सकती है। अगली कोर्ट हमारे पास आती है हायर कोर्ट। हायर कोर्ट का काम क्या होता है? जस्टिस प्रोवाइड करना और लोगों को ये देखना कि उन्हें जस्टिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और इस एक्शन को फुलफिल करने के लिए हाई कोर्ट के पास एक हायरार्किकल सिस्टम है, मतलब कि एक रैंकिंग सिस्टम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती हैं, तहसील कोर्ट्स आ जाती हैं, हाई कोर्ट्स आ जाती हैं। मुकम्मल कोर्ट्स का जो एक रैंक सिस्टम है उसके मुताबिक ये जस्टिस प्रोवाइड करती है। अगर पाकिस्तान में हाई कोर्ट की लिस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट आता है जिसमें 60 जजेस हैं। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट जिसमें 40 जजेस हैं। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट आता है जिसमें 20 जजेस हैं। उसके बाद बलोचिस्तान हाई कोर्ट आता है जिसमें 15 जजेस हैं, और लास्ट पे आता है इस्लामाबाद जिसमें 7 जजेस। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की अगर बात करें तो हाई कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है जो प्रोविंस में, एक सूबे में सबसे बड़ी कोर्ट होगी। इसमें अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो इसके बाकी तमाम कोर्ट्स की तरह इसके भी जजेस हैं, और जो चीफ जस्टिस है वो आर्टिकल 175A के तहत प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करेगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी क्वालिफिकेशन। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले वो सिटीजन होना चाहिए पाकिस्तान का। दूसरे नंबर पे उसकी जो एज है वो 45 ईयर से कम होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे वो एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए हाई कोर्ट में। ओथ ऑफ ऑफिस की बात करें तो जो चीफ जस्टिस इसमें होता है वो गवर्नर के सामने अपनी ओथ लेता है, और बाकी तमाम जो जजेस हैं वो अपनी ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस के सामने। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो इसमें जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 ईयर्स है, लेकिन अगर किसी को रिमूव कर दिया गया है तो वो इलीगली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर रिमूव किया गया है, सही तरीके से किया गया है, तो वो ऑफिस में नहीं बैठ सकता। और अगर किसी ने खुद रिजाइन कर दिया है उसके बाद भी वो ऑफिस में नहीं बैठ सकता। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आती है इसकी पावर्स और फंक्शंस। नंबर 1 इसके पास जो पावर है वही है फंडामेंटल राइट्स की। ये जो सिटीजन्स को है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट करती है। तमाम तरह की जो राइट्स हैं वो सबसे पहले केसेस यही सुनती है, वो तो एपेक्स कोर्ट है। बाद में जो डिसीजन बनता है वो उसके पास जाता है और उसका डिसीजन बाइंडिंग होता है। दूसरी इसकी पावर आती है कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जैसे कि एक जो हाई कोर्ट है वो एक प्रोविंस का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, एक सूबे का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। जो तमाम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, सिविल, क्रिमिनल, कोई भी कोर्ट, वो इसके अंडर आती है, तो इसका मुकम्मल कंट्रोल होता है उन पे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट। अगर किसी सिटीजन का कोई फैसला कर दिया गया है लेकिन उसे पसंद नहीं आया और वो इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेता है या कुछ बोलता है, तो उस पर कंटेम्प्ट की पनिशमेंट ऐड होगी, जिसमें उसे 6 मंथ की जेल और तकरीबन 1 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। और इसके पास पावर होती है कि ये 5 तरह की रिट्स कर सकती है। जैसे कि नंबर 1 पे आता है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है वी कमांड। वी कमांड का क्या मतलब है कि ये इसकी जो कमांड होती है वो लोअर कोर्ट्स के लिए होती है। उनको कहती है, जो पब्लिक सर्विसेज वगैरह होती है उनको भी ये कमांड करती है, ऑर्डर देती है कि ये अपना काम करें। मतलब कि जो उनकी ड्यूटी में काम आता है ये सिर्फ वही प्रेशर देके वही काम करवा सकती है।
है। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर का काम है प्रोटेक्ट करना सिटीजन का, ना कि उनके बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाने का। तो अगर ये कहती है कि स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाओ तो ये गलत है, ये बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर ये कहती है कि उस सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है तो ये मैंडामस की एक रिट है जो उस सबऑर्डिनेट कोर्ट या पब्लिक सर्विसेज वगैरह जो भी है उस पर वो रिट पड़ेगी और उनको ये ऑर्डर दिया जाएगा और वो ये काम करेंगे। अगली रिट आती है इसकी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है कि ये बैन कर देती है, जिसे हम आम अल्फाज में स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। तो स्टे ऑर्डर ये किसी जगह पे भी स्टे ऑर्डर ले सकती है, तब जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके पास ये अख्तियार नहीं होगा कि उनका जो डिसीजन है वो मजीद आगे बढ़ा सकें या मजीद उस पर कोई बहस वगैरह कर सकें। अगली रिट आती है सर्शी और आरी, जिसमें अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो ये फुली इंफॉर्मेशन चाहती है, एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहती है, जिसके नतीजे में ये एक ऑर्डर भेजती है लोअर कोर्ट्स को कि आपके पास ये फ़लाँ डिसीजन पड़ा हुआ है, ये फ़लाँ आपके पास केस चल रहा है, उसकी मुकम्मल फाइल्स मुझे चाहिए। और वो तमाम कोर्ट्स इस बात की पाबंद होती हैं और वो मुकम्मल जो केस होता है उनकी तमाम फाइल्स हाई कोर्ट में भेजती हैं और फिर ये रिट मुकम्मल होती है और ये सब कुछ रिव्यू करती है। अगली रिट होती है हेबियस कार्पस, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी बंदे को रॉन्गफुली डिटेन कर लिया गया है, किसी बंदे का जुर्म नहीं था लेकिन उसे पकड़ लिया गया है, तो उसके खिलाफ भी ये एक्शन ले सकती है और उस बंदे को बुला सकती है कि वाकई इसने कोई ऐसा एक्ट किया है या नहीं किया। और आखिरी रिट आती है कोवरंटो, जिसके मुताबिक अगर कोई ऑफिसर या कोई भी पर्सन किसी ऑफिस को डिटेन करके बैठा हुआ है, उसके अंदर बैठा हुआ है, तो इस रिट के मुताबिक उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा उस ऑफिस में जाने से। और लास्ट पे हमारे पास आती है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है जूनियर या असिस्टेंट, मतलब कि ये जो हायर कोर्ट्स होती हैं उनकी असिस्टेंट होती हैं, उनकी जूनियर होती हैं और इन पर तमाम डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, चाहे ये सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल हो, फैमिली हो, कोई भी कोर्ट हो, इन तमाम पर। सबसे पहले हमारे पास आती है सिविल कोर्ट। तमाम जो सिविल कोर्ट्स होती हैं वो सब ऑर्डिनेट होती हैं, अंडर सुपरविजन होती हैं हाई कोर्ट के। मतलब कि हाई कोर्ट के पास तमाम कमांड्स होती हैं उन पे नज़र रखने के लिए। और जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एक जो डिस्ट्रिक्ट का जो जज होता है, उसके अंडर तमाम उसकी जुरिस्डिक्शन में जो भी कोर्ट्स आती हैं सिविल, वो सब उसी के अंडर में आती हैं। और इसकी 3 तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं। सबसे पहले द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, दूसरे नंबर पे द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और तीसरे नंबर पे द कोर्ट ऑफ सिविल जज। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है क्रिमिनल कोर्ट्स। जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है वो मुकम्मल तरह से लिखा होता है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1868 में। और इसकी जो मुकम्मल पनिशमेंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं पाकिस्तान पिनल कोड PPC 1860 में। इसमें भी 3 तरह की क्लासेस होती हैं। सबसे पहले हायर कोर्ट्स। हायर कोर्ट के पास अपनी पावर तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो क्रिमिनल पावर्स भी यूज कर सकती हैं। और दूसरे नंबर पे आता है सेशन कोर्ट, जो कि मेन कोर्ट होती है क्राइम को डील करने के लिए। और नंबर 3 पे आता है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। और जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी भी 3 क्लासेस होती हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। और ये जो तमाम क्लासेस हैं, तीनों क्लासेस हैं, वो सेशन कोर्ट के अंडर में आती हैं। और लास्ट पे हमारे पास आता है स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, बोर्ड्स को कह सकते हैं, कमेटीज को कह सकते हैं। तो इसमें ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ये आपको लिस्ट नजर आ रही होगी, जैसे कि इसमें फैमिली कोर्ट्स आ जाती है, जुवेनाइल कोर्ट्स आ जाती है, रेवेन्यू कोर्ट्स आ जाती हैं, बैंकिंग कोर्ट्स आ जाती हैं। और ये दोनों तरफ आपको लिस्ट नजर आ रही होगी। ये 11 कोर्ट्स होती हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होती हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। ये वीडियो वैसे तो थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन इसमें आपके पूरे 5 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। सबसे पहले आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव या ट्रिब्यूनल कोर्ट्स। ये तमाम जो कोर्ट्स हैं ये 5 सवाल बनते हैं और आपके पाँचों के पाँचों क्लियर हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा।